प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी ने रघुवंश का जो छठा सर्ग है इंदुमती स्वयंवर, उसकी पूर्व कक्षाओं में हम सभी ने 15वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था और आज हम 16वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि स्वयंवर में उपस्थित राजा लोग सभी इंदुमती को प्राप्त करना चाहते थे और इंदुमती जैसे ही स्वयंवर में प्रवेश करती है त्यों ही सभी राजा लोग इंदुमती तक अपनी रति चेष्टाएं, अपनी श्रृंगारिक चेष्टाएं, अपने संदेश इंदुमती को पहुंचाना चाहते थे। यानी अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं को दूती बना करके वो भेज रहे थे, जिससे वो सोच रहे थे कि इंदुमती को अपने बारे में पता चल जाए कि हम क्या सोच रहे हैं इंदुमती के बारे में। लेकिन इंदुमती उनकी द्वारा की जा रही रति क्रीड़ाएं या श्रृंगारिक चेष्टाओं का कुछ अलग ही अर्थ लगा रही थी। तो इस 16वें श्लोक में फिर अपन पढ़ते हैं कालिदास एक अन्य राजा की श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। निवेश्य वामं भुजिमासनार्धे तत्सन्निवेशादीन् कोनतांस कश्चिद् विवृत्तृक् भिन्नहार सुहृत् समाभाषण तत्परोऽभूत्। इसका अन्वय देखिए। कश्चित् राजा वामं भुजम आसनार्धे निवेश्य तत्सन्निवेशात् अधिकोन्नतांश सन विवृत्तृक् भिन्नहारः सन सुहृत् क्षमाभाषण तत्परः अभूत्। कश्चित् यानी कोई अन्य राजा जो वहां सभागार में उपस्थित था, कोई अन्य राजा वामम अर्थात अपनी बाईं भुजम अर्थात भुजा को, वामम अर्थात बाईं, भुजम अर्थात भुजा को, कोई अन्य राजा लोग वामम यानी अपनी बाईं भुजम अर्थात भुजा को आसनार्धे अर्थात सिंहासन के आधे भाग पर, आसनार्धे अर्थात सिंहासन के आधे भाग पर निवेश्य यानी भली प्रकार से रख करके यानी सिंहासन के आधे भाग पर अपनी भुजा को रख करके तत्सन्निवेशाद अधिकोन्नतांश है, और उस भुजा के सन्निवेश से अर्थात उस भुजा को रखने के कारण से अधिकोन्नतांश है अर्थात बहुत अधिक ऊपर उठे हुए कंधे वाले, बहुत अधिक ऊपर उठे हुए कंधे वाले, अधिक उन्नत अंश है अर्थात अधिक ऊपर उठे हुए कंधे वाले होते हुए, सन अर्थात होते हुए। यानी किसी अन्य राजा ने अपनी बाईं भुजा को आसन के आधे भाग पर भली प्रकार से रख करके और इस रखने के कारण से अधिक उठे हुए कंधे वाले होत करके विवृत्तृक् भिन्नहार है, विवृत्तृक् भिन्नहार है। और विवृत्त यानी घूम करके पेट के पीछे, त्रिक यानी अपनी पेट के पीछे, भिन्नहार है अर्थात हार के लटक जाने पर अर्थात घूम करके यानी इस एक तरफ के कंधे के अधिक उन्नत होने पर उस हार के घूम करके पेट के पीछे चले जाने पर सुहृत् क्षमा भाषण तत्पर अभूत अर्थात पास में बैठे हुए अन्य मित्र राजा से बातचीत करने में तत्पर है अर्थात संलग्न, अभूत अर्थात
हो गया। अन्य कोई राजा लोग अपनी बाईं भुजा को आसन के आधे भाग पर भली प्रकार से रख करके और इस रखने के कारण से अधिक ऊपर उठे हुए कंधे वाला होते हुए विवृत त्रिक भिन्न हार है, और उसके हार के घूम करके पीठ के पीछे चले जाने पर अन्य पास में बैठे हुए मित्र राजा के साथ बातचीत करने में संलग्न हो गया। इसका अनुवाद देखिए। कोई एक अन्य राजा निश्चित रूप से अपनी बाईं भुजा को सिंहासन के आधे भाग पर अच्छी तरह से टिकाते हुए इस कारण से अपने एक कंधे से बहुत अधिक ऊपर की ओर उठते हुए तथा इसी कारण से गले में पहने हुए हार के लटक कर पीठ के पीछे वाले भाग की ओर चले जाने पर अपने पास में ही बैठे मित्र राजा से बातचीत करने में संलग्न हो गया। इसकी व्याख्या देखिए। इस श्लोक में भी राजाओं के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हरकतों के प्रसंग को ही बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में बैठे हुए किसी एक अन्य राजा ने अपनी दक्षिणोत्तर अर्थात बाईं भुजा को सिंहासन के आधे भाग के हत्थे पर रख करके स्थापित कर दिया। स्वाभाविक है कि भुजा के थोड़ा मुड़ जाने के कारण एक कंधा उसका बहुत अधिक ऊपर की ओर उठ गया था। इस तरह से शरीर के टेढ़ा हो जाने के कारण तथा आधा भाग एक तरफ झुक जाने के कारण उसके गले में पहना हुआ मोतियों का हार भी घूमकर आगे वक्ष स्थल से पीछे पीठ की ओर चला गया था। नजर से नजर मिलने पर अपनी झेप मिटाने के लिए वह राजा अपने पास में ही बैठे हुए मित्र राजा से बातचीत करने में संलग्न हो गया। अब इस श्लोक में भी देखिए वक्ता क्या कहना चाहता है और बुद्धा क्या समझ रहा है। वक्ता क्या कह रहा है, यदि तुम मेरा वर्ण करती हो तो मैं इसी तरह तुम्हें अपनी वामांग में निकटतम बैठाकर प्यार से बातचीत करूंगा। और बोधा अर्थात इंदुमती उसकी चेष्टाओं को किस प्रकार से समझ रही है कि यह प्रायों की तरह झुकाव रखने वाला और प्रांगमुख अर्थात प्राय बुद्धि से चलने वाला मंद बुद्धि है, अतः यह स्वयं एक अच्छा विचारक और कार्यकर्ता नहीं है। और इंदुमती आगे बढ़ जाती है। अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, 17वां श्लोक। और 17वें श्लोक में फिर महाकवि कालिदास किसी अन्य राजा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, विलासिनी विभ्रमदंत पत्रम आपांडुरम के तक ब्रह्मण्य प्रियान्नितंबोचित सन्निवेशई विपाटयामास युवा नखाग्रई। 17वें श्लोक का अन्वय हम देखते हैं। अन्य युवा विलासिनी विभ्रमदंत पत्रम आ पांडुरम केतक बरहम प्रिया नितंबोचित सन्निवेशई नखाग्रई विपाटयामास। अन्य युवा अर्थात एक अन्य युवा राजकुमार ने या राजा ने, विलासिनी अर्थात विलास करने वाली प्रियतमा के, विभ्रम अर्थात हाव भावों का प्रयोजन रूप अर्थात संगार रूप, दंतपत्रम अर्थात कान के आभूषण के आकार में कटे हुए, कान के आभूषण के आकार में कटे हुए, यानी प्रियतमा के श्रृंगार रूप कान के आभूषण के आकार में कटे हुए आ पांडुरम अर्थात कुछ सफेद रंग के केतक ब्रह्म अर्थात केवड़े के पत्तों को, केतक ब्रह्म अर्थात केवड़े के पत्तों को। देखिए केतक ब्रह्म इसके विशेषण यहाँ पे क्या क्या हैं, आपांडुरम और विलासिनी विभ्रम दंत पत्रम, ये दोनों ही किसके विशेषण है, केतक ब्रह्म के, अर्थात
केवड़े के पत्ते को। विलासिनी अर्थात प्रियतमा के श्रृंगार रूप कान के आभूषण के आकार में कटे हुए कुछ सफेद केवड़े के पत्ते को प्रिया नितंबो चित्त सन्निवेशई अर्थात अपनी प्रियतमा के नितंबों पर अपनी प्रियतमा के नितंबों पर चिन्ह इत्यादि बनाने के अभ्यास में चिन्ह आदि अपने प्रियतमा के नितंबों पर चिन्ह आदि श्रृंगारिक चिन्ह आदि बनाने के अभ्यास स्वरूप नखाग्रे अर्थात अपने हाथ के नाखूनों के आगे भागों से विपाटियामास अर्थात नोचने अथवा तोड़ने मरोड़ने लगा। उससे जो उसके हाथ में केवड़े का पत्ता था उसको किस प्रकार से तोड़ने मरोड़ने लग गया, जिस प्रकार से वह अपनी प्रियतमा के नितंबों पर अपनी प्रियतमा के नितंबों पर रति स्वरूप अपने नाखूनों के अग्रभाग से रति के चिन्ह बना रहे हो या श्रृंगारिक चिन्ह बना रहे हो या रति क्रीड़ा के चिन्ह लगा रहा हो, इस प्रकार से उस केवड़े के पत्ते को तोड़ने मरोड़ने लगा। इसका अनुवाद देखिए। एक अन्य युवा राजा विलास करने के स्वभाव वाली प्रियतमा द्वारा श्रृंगार रूप में प्रयोग किए जाने वाले कान के आभूषणों के आकार में जो कटे हुए थे, ऐसे सफेद केवड़े के पत्तों को इस प्रकार से तोड़ने मरोड़ने लगा मानो वह राजा अपनी प्रियतमा के नितंबों पर अपने नाखूनों के अग्रभाग से प्रणय चिन्ह बनाने का प्रयास कर रहा हो। इसका व्याख्या देखिए इस श्लोक की। प्रस्तुत श्लोक में भी पूर्ववर्ती प्रसंग और संदर्भ को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक राजा अपनी ओर से एक हरकत अवश्य ही ऐसी कर रहा है जिससे उस इंदुमती का ध्यान उसकी ओर खिंच जावे। उनमें से एक राजा जो दिखने में काफी युवा था, अपने हाथ में पकड़कर केवड़े के सफेद पत्तों को तोड़ने और मरोड़ने का कार्य कर रहा था। ये केवड़े के सफेद पत्ते कान में पहने जाने वाले कर्णा आभूषणों के आकार में कटे हुए थे और ज्यादातर युवती स्त्रियां अस्थायी आभूषण के रूप में इनका प्रयोग करती है। कारण यह है कि सोने चांदी से निर्मित स्थायी अलंकार हर समय नहीं पहने जा सकते। अपनी इस हरकत से वह राजा ऐसा लग रहा था मानो अपने हाथ के नकाग्र भाग से धीरे धीरे कुचलाकर और दबाकर अपनी प्रियतमा के नितंबों पर नख चिन्ह बनाने का अभ्यास कर रहा हो। इस श्लोक में भी देखिए वक्ता क्या कहना चाहता है और बौद्धा उसका तात्पर्य क्या लगा रहा है। यानी राजा तो क्या कहना चाहता है कि यदि तुम्हारा और मेरा मिलन होगा तो मैं तुम्हारे नितंबों पर प्यार करते समय इसी प्रकार से नरव चिन्ह आदि बनाऊंगा और इससे तुम्हारा आनंद अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन इंदुमती इस बात को कैसे समझ रही है कि इस प्रकार से पत्तों को तोड़ने मरोड़ने नोचने वाला यह घास काटने वाले की तरह कुलक्षणी है और अपनी कम अक्ल को दिखा रहा है। यह इंदुमती का आशय है। इस श्लोक में वही उपजाति छंद है। इस सरक के प्रत्येक श्लोक में उपजाति छंदी ही है और इस श्लोक में उत्प्रेक्ष अलंकार आया है। और यहाँ पे देखिए विलास शब्द आया है विउपसर्ग पूर्वक लस धातु से, जो विलासी के लिए आया है। और नीतराम तम्यते इति नितंबः सन्निवेश है शब्द बना है सम और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से बना है सन्निवेश है शब्द। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर अगले श्लोकों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।